नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज पूरी दुनिया के सभी इंसाफ पसंद लोगों के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ़ दे दिन है। जिस तरह इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में हज़ारों नमाजियों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के गोलों से हमला किया है, वो बहुत ही बड़ा वाक़या है। इस पूरे झगड़े की जड़ फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर 1948 में इजराइल का क़याम और उसके बाद 1967 की जंग में मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा पर इजराइलियों का कब्ज़ा है। कल ही इंटरनेशनल कुद्स डे था, जब दुनिया भर में इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी में प्रोटेस्ट हुए और जहां कोरोना की वजह से लोगों का इकट्ठा होना मुमकिन नहीं था, वहां सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने इस पूरे मसले को हल करने का तरीक़ा बताया है। ईरान की रेवोल्यूशन के बाद ये पहला मौका है जब वहाँ की लीडरशिप ने इजराइल फ़िलिस्तीन मामले को डेमोक्रेटिक तरीके से हल करने का रास्ता बताया है। अब से कुछ साल पहले सितंबर 2015 में आयतुल्लाह ख़ामेनी कह चुके हैं कि इजराइल आने वाले 25 साल के अंदर अंदर दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जो इस बड़े मामले का हल बताया है उस पर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने अरब नौजवानों को अरबी भाषा में एड्रेस किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर इजराइल के खिलाफ कानूनी रेजिस्टेंस जारी रखने की अपील करते हुए कहा है कि यह रेजिस्टेंस उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक इजराइल जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने की मांग को कबूल नहीं कर लेता। उन्होंने अपनी तकरीर में इजराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप से कहा कि इजराइल के खिलाफ अपने कानूनी और उसूली रेजिस्टेंस को उस वक्त तक जारी रखो जब तक वो उसे कबूल करने पर मजबूर ना हो जाए। हाल ही में हमने आपको बताया था कि ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की कितनी बड़ी हैसियत है। उनकी हैसियत हुकूमत के सामने बहुत बड़ी है और उनका फैसला मुल्क के लिए आखिरी फैसला समझा जाता है। हाल ही में उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ की जिस तरह नुक्ताचीनी की है वो सब आपके सामने है। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इजराइल के क़याम के बारे में कहा कि जालिम कैपिटलिज्म की पॉलिसियों ने एक मुल्क के लोगों को उनके घरों से निकाल दिया और एक टेररिस्ट हुकूमत और गैर मुल्की लोगों को वहां बसा दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि यूरोपीय लोगों का मानना है कि उन्होंने दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों पर जुल्म किए हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका बदला वेस्ट एशिया में एक मुल्क को उजाड़ कर और उसका जालिमाना तरीके से कत्लेआम करके लिया जाना चाहिए। इस तरह से ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने अपने ही झूठे दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने इस हद तक कहा कि इजराइल कोई एक मुल्क नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीनियों और दूसरे मुस्लिम मुल्कों के ख़िलाफ़ टेररिस्ट्स का एक अड्डा है, इसलिए उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जारी रहना चाहिए और जुल्म और टेररिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस करना सभी की जिम्मेदारी है। इजराइल बनने से पहले दुनिया के मुसलमानों में फूट डालने और उसे कमज़ोर करके फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने की साजिश का जिक्र करते हुए आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि उस वक्त कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों खेमे इजरायली तानाशाहों के साथ इकट्ठे हो गए थे। ब्रिटेन ने असली साजिश रची, ज़ायोनी पूंजीपतियों ने पैसों और हथियारों की ताकत पर उसे अंजाम दिया और सोवियत संघ पहली सरकार थी जिसने गैर कानूनी इजराइल की हुकूमत को सरकारी तौर पर मान्यता दी और बड़ी तादाद में वहाँ यहूदियों को रवाना किया। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना था कि आज दुनिया में ताकत का बैलेंस इस्लामी मुल्कों के हक़ में है और अमरीकी इलेक्शन में वहाँ के बड़े लोगों के बेइज्जत होने वाले वाक़यात और कोरोना के मुकाबले में अमरीका और यूरोप की नाकामी वेस्टर्न मुल्कों की गिरावट की निशानियाँ हैं। दूसरी तरफ सेंसिटिव इस्लामी इलाक़ों में रेजिस्टेंस फोर्सेस का
उभार, उनकी अपनी हिफाजत करने और हमला करने की सलाहियतों में बढ़त, मुस्लिम मुल्कों में बेदारी, उम्मीद और हौसले का बढ़ना, इस्लामी और कुरानी नारों की तरफ झुकाव, ये सब वे अच्छे लक्षण हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की अच्छी खबर दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मुबारक मुस्तकबिल में मुसलमान मुल्कों का तालमेल और आपसी कोऑपरेशन एक अहम और बुनियादी मकसद होना चाहिए और ये मकसद हासिल करना पहुंच से बाहर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम मुल्कों के बीच तालमेल और कोऑपरेशन का मरकज़ फ़िलिस्तीन का मामला यानी पूरे फ़िलिस्तीन मुल्क और कुद्स शरीफ को यानी मस्जिद अल अक्सा को होना चाहिए। ये वही हकीकत है जिसने ईरान के रिवॉल्यूशन के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के दिल में ये बात डाल दी कि रमज़ान के आखिरी जुमे को इंटरनेशनल कुद्स डे ऐलान कर दिया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे कहा कि मस्जिद अल अक्सा के मरकज़ पर मुसलमानों की एकता और कोऑपरेशन इजराइल दुश्मन और उसके सपोर्ट करने वाले अमेरिका और यूरोप के लिए डरावना सपना है। सेंचुरी डील की नाकामी और उसके बाद इजराइल के साथ कुछ कमज़ोर अरब सरकारों के ताल्लुकात की बहाली इसी डरावने सपने से भागने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये कोशिशें कारगर नहीं होंगी। दुश्मन इजराइल के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो रुकने वाला नहीं है। अपनी तकरीर के आखिर में आयतुल्लाह खामेनी ने अरबी भाषा में अरब नौजवानों को खिताब किया। उन्होंने फ़िलिस्तीन कॉज के लिए अपनी जानें गंवाने वालों को याद करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष की वजह से ये पाक झंडा लहरा रहा है और फ़िलिस्तीनी संघर्ष की अंदरूनी ताकत कई गुना बढ़ गई है। कभी फ़िलिस्तीनी जवान पत्थर मारकर अपनी हिफाजत करते थे, लेकिन आज सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइल फायर करके दुश्मन का जवाब देते हैं। दसियों साल से ये पाक ज़मीन दुनिया के अपवित्र यानी गंदे और दुष्ट लोगों के गैर कानूनी कब्ज़े में है। ये वो दुष्ट राक्षस हैं जो भले इंसानों का खून बहाते हैं और फिर बड़ी बेशर्मी से उसे कबूल भी करते हैं। ये वो नस्ल भेदी हैं जो 70 बरसों से ज़्यादा मुद्दत से इस ज़मीन के असली मालिकों का कत्ल, लूट मार, कैद और टॉर्चर जैसी सज़ाएं दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक वे उनका पुख्ता इरादा तोड़ने में नाकाम रहे हैं। फ़िलिस्तीन के सिलसिले में सभी मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन संघर्ष का मरकज़ खुद फ़िलिस्तीनी है कि जिनकी तादाद आज फ़िलिस्तीन के अंदर और बाहर लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। उनकी एकता और मिलकर आगे बढ़ना बहुत बड़ा काम करेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी एकता का दुश्मन इजराइल, अमेरिका और कुछ दूसरी सियासी ताकतें हैं, लेकिन अगर खुद फ़िलिस्तीनी समाज के अंदर से एकता को तोड़ा ना जाए तो बाहरी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस एकता का मरकज़ अंदरूनी संघर्ष और दुश्मनों पर यकीन की कमी होना चाहिए। फ़िलिस्तीनियों के असली दुश्मन यानी अमेरिका, ब्रिटेन और रोग यानी दुष्ट ज़ायोनियों को फ़िलिस्तीनी पॉलिसियों का सहारा नहीं बनाया जाना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल फ़िलिस्तीन झगड़े को ख़त्म करने का हल बताते हुए कहा कि फ़िलिस्तीनी चाहे गज़ा में हो, बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम में हो, पश्चिमी तट में हो या सन 1948 में कब्ज़े में लिए गए इलाकों में हों, बल्कि चाहे वो रेफ्यूजी कैंपों में हों, सब के सब एक ही इकाई का हिस्सा हैं और उन सबको एकजुटता की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। हर हिस्से को दूसरे हिस्से की हिफाजत करना चाहिए और दबाव के वक्त अपने पास मौजूद साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने फ़िलिस्तीनी नौजवानों में जोश भरते हुए कहा कि जीत की उम्मीद आज किसी भी वक्त से ज़्यादा है। ताकत का बैलेंस फ़िलिस्तीनियों की तरफ झुक गया है। उनके दुश्मन ज़ायोनी हर साल पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। उनकी वो फ़ौज जो ख़ुद को कभी ना हारने वाली कहती थी, आज लेबनान में 33 दिन के तजर्बे और गज़ा में 22 और 8 दिन की जंगों के तजर्बों के बाद वो ऐसी फ़ौज बन गई है जिसे कभी जीत का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। उसकी सियासी हालत ये है कि 2 साल में 4 बार इलेक्शन होते हैं। सिक्योरिटी की हालत यह है कि लगातार इस इलाके में नाकामी मिल रही है और वापस अपने अपने मुल्क भागने वाले यहूदियों के वापस जाने की वजह से बड़े बड़े दावे करने वाले इस मुल्क की मिट्टी पलीद हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की मदद से कुछ अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए लगातार हाथ पैर मारना इस हुकूमत की कमज़ोरी का एक सबूत है, लेकिन यकीनी तौर से इससे भी उसे कोई मदद नहीं
ملنے والی ہے۔ اس سے دسیوں سال پہلے بھی اس نے مصر سے تعلقات بنائے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب تک کی مدت کے دوران اسرائیل زیادہ کمزور ہوا ہے، تو اس حالت میں کچھ کمزور اور بے شرم ملکوں کے ساتھ تعلقات کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور یقینی طور سے ان ملکوں کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا۔ اسرائیلی دشمن ان کی پراپرٹی اور ان کی زمین پر قبضہ کر لیں گے اور ان ملکوں میں کرپشن اور گڑبڑی پھیلا دیں گے۔ البتہ ان حقیقتوں کی وجہ سے اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کو اپنی ذمہ داری نہیں بھولنی چاہیے۔ مسلمان اور عیسائی دھرم گروؤں کو چاہیے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام اور مذہبی طریقے سے غلط ہے۔ بدھی جیویوں اور آزادی پسند کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں گھونپے گئے اس چھرے کے خطرناک اثرات سے سب کو آگاہ کریں۔ آیت اللہ خامنہ ای نے آخر میں کہا کہ فلسطینیوں کے سنگھرش کا ترک، جس کا ایران نے یونائٹڈ نیشنز میں رجسٹریشن کرایا ہے، بہت ہی بہتر ترک ہے۔ فلسطین ملک حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطین کے سبھی مول نواسیوں کی بھاگیداری سے ایک جنمت سنگرہ یعنی ریفرینڈم کا مشورہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ریفرینڈم ملک کے سیاسی سسٹم کے بارے میں طے کرے گا، اور اس ریفرینڈم میں فلسطینی ریفیوجیز سمیت ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے مول شہری حصہ لیں گے۔ اس کے نتیجے میں بننے والا سسٹم فلسطین کے ریفیوجیز کو ملک واپس لائے گا اور فلسطین میں ڈیرا ڈالنے والے غیر ملکیوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنہ ای کی اس تقریر میں آپ کو کہیں کہیں ایسا لگا ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، لیکن جو لاجک اور ترک انہوں نے دیا ہے وہ پوری طرح سے صحیح ہے۔ یہودیوں پر یورپ میں ظلم کے نتیجے میں ویسٹ ایشیا میں فلسطینیوں کو اجاڑ کر اسرائیل کو قائم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اپنے گھر اور اپنے ملک کی زمین کو واپس لینے کے لیے ہونے والا سنگھرش غلط ہے، یا ودیشوں سے آنے والوں کے ذریعے فلسطینیوں کو بے گھر کرنا غلط ہے؟ اب 70 سال کے ظلم کے بعد ریزسٹنس کی طاقت بڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے اور اسرائیل کے لگاتار کمزور ہونے کی حالت میں اس پورے جھگڑے کا ڈیموکریٹک طریقے سے حل کرنے کے لیے ریفرینڈم سے بہتر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ریفرینڈم میں سبھی فلسطینیوں کو حصہ لینے کا حق بھی انٹرنیشنل قانون کے تحت درست ہے۔ اس طریقے سے حل نکلنے سے کسی بھی قسم کی جنگ اور قتل عام سے بچا جا سکتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو نقصان سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔